हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको थर्ड ईयर के पेपर सेकंड पश्चिमी संसार के चैप्टर फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाऊंगी। जैसा कि विदित है कि पिछले 4-5 वीडियोज़ में मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। जैसे कि क्रांति के पूर्व फ्रांस का क्या इतिहास था, उसमें मैंने आपको बतलाया था कि लुई 16वें, जिसका समय काल 1774 से 1792 तक था, उसके काल में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई और उसकी रानी अंतोनीत ने ऐसा क्या किया जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो इन दोनों के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस में आपसे विवेचना की है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि तुर्गो ने, जो कि वित्त मंत्री था लुई 16वें का, उसके काल में क्या क्या सुधार किए गए। नेकर ने क्या किया, वह भी वित्त मंत्री था, और कैलोन भी वित्त मंत्री था। तो इन तीनों के काल में ऐसा क्या हुआ, कौन कौन से सुधार हुए कि एस्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाना पड़ा, क्यों एस्टेट जनरल अधिवेशन की मांग खड़ी हुई। इन सब बारे में मैंने आपसे विस्तृत में चर्चा की है। इसके पश्चात मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के कारणों की व्याख्या की है। सबसे पहले मैंने आपको बतलाया था कि राजनीतिक कारण क्या थे। फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन था। लुई 14वां जैसे कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। तो ऐसी क्या नीतियाँ थी लुई 14वां, 15वां और लुई 16वें की, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति की एक रूपरेखा तैयार हो गई थी। फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं थी। इस बारे में हम आपसे विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं। और फ्रांस में लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें भाषण, लेखन, विचार अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन की स्वतंत्रता भी नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। शासन जिसे चाहे उसे बंदी बना सकता था और बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती थी। ये सब चीज़ें मैंने आपसे बड़े ही विस्तृत रूप में चर्चा की है इन सब चीज़ों की। इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति हुई तब उसके सामाजिक कारण क्या थे। इस बारे में जो मैंने आपको मुख्य रूप से बताया वो यह है कि फ्रांस उस समय 3 भागों में, या फ्रांस का समाज उस समय 3 श्रेणियों में विभाजित था: पादरी अथवा धर्माधिकारी, कुलीन सामंत और साधारण लोग। पादरी और धर्माधिकारी और जो कुलीन सामंत थे वो विशेषाधिकार वर्ग था, और साधारण लोग थे वो विशेषाधिकारहीन वर्ग थे। तीसरे वर्ग में मध्यम वर्ग, शिल्पकार, कृषक वर्ग इत्यादि के बारे में मैंने आपको बतलाया, और यह बतलाया कि इस तीसरे वर्ग का ही शोषण इस कुलीन वर्ग और धर्माधिकारियों के द्वारा किया जाता था। और फ्रांस की क्रांति में इस तीसरे वर्ग ने ही मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा की थी और अपनी मांगें रखी थी, जिसके कारण कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके पश्चात मैंने आपसे आर्थिक कारणों के बारे में विवेचना की थी कि ऐसे कौन कौन से आर्थिक कारण थे, कौन कौन से कर लगाए जिनके कारण फ्रांस की क्रांति का विस्फोट हुआ, और एस्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाना फ्रांस के लिए आवश्यक हो गया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि दार्शनिकों और विचारकों का क्या योगदान रहा है। बौद्धिक क्रांति का अर्थ क्या है, फ्रांस में किस प्रकार हुई, फ्रांस में इसका स्वरूप क्या था, और इसमें फ्रांस के कौन कौन से दार्शनिक थे, ये हमारा पॉइंट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पेरेबेली और मॉन्टेस्क्यू के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया था। आज मैं आपको रूसो के बारे में बतलाऊंगी कि रूसो ने किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया, या रूसो के ऐसे कौन कौन से विचार थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो जीन जैकस रूसो, सभी लोग इससे परिचित हैं। जीन जैकस रूसो, जिसका समय काल 1712 से 1778 है, फ्रांस का सबसे प्रबुद्ध दार्शनिक था। रूसो ने अपने जीवन में अनेक निबंध, उपन्यास और अंत में अपनी जीवनी लिखी थी। रूसो का जन्म जेनेवा के एक बदनाम घड़ीसाज के घर हुआ था।
जन्म के 9 दिन बाद ही रूसो की मां की मृत्यु हो गई। इस कारण रूसो का प्रारंभिक जीवन एक पादरी के घर में व्यतीत हुआ, जहां उसे बाइबिल सुनने का काफ़ी अवसर प्राप्त हुआ। शिक्षा के अभाव में और गरीबी में रूसो को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बचपन से ही उसे घूमने फिरने का काफ़ी शौक था और वो जीवन भर हम देखते हैं इधर उधर ही घूमता रहा। यद्यपि इस सिलसिले में उसे कई बार काफ़ी कष्ट भी उठाने पड़े थे। उसने नियमित रूप से किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। वो बहुत ही गरीबी में रहता था, परंतु उसने एक रचनात्मक मस्तिष्क पाया था। जीवन में अपने निजी अनुभवों से ही उसने अपने को शिक्षित किया था। गरीबी का उसने निकट से एहसास किया था। गरीबी के कारण वह एक पिता के कर्तव्यों का भी पालन नहीं कर पाया था और उसने अपने बच्चों को अनाथालय में छोड़ दिया था। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में असफल रहने वाले रूसो में दूसरों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी। रूसो मानवीय उद्गारों के महत्व से परिचित था। वह प्रकृति प्रेमी था। उसने प्रकृति के प्रभाव से मनुष्य में निहित प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने में विश्वास व्यक्त किया था। उसने भावुक हृदय में एक और जहाँ सामाजिक असमानता के विरुद्ध काफ़ी रोष था, दूसरी तरफ उसको प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति मोह था और संगीत में रुचि थी। इससे उसके बहुमुखी प्रतिभाशाली होने का हमें संकेत मिलता है। रूसो ने अपने एक निबंध डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स में आधुनिक सभ्यता की खुलकर आलोचना की। उसके अनुसार भौतिक सुख की प्राप्ति प्रगति नहीं है। आधुनिक प्रगति मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है। वास्तविक प्रगति का संबंध नैतिक विकास से है। उसने बताया कि आधुनिक युग की अपेक्षा प्राचीन लोग अधिक नैतिक थे। आधुनिक समय में नैतिकता के स्थान पर असमानता, भ्रष्टाचार, क्रूरता और द्वेष का विकास हुआ है। अतः रूसो के अनुसार वह समय दूर नहीं है जब भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। इस निबंध के माध्यम से रूसो ने संभवतः क्रांति की संभावना से लोगों को अवगत कराया था। 1754 में उसने एक अन्य लेख प्रकाशित किया जिसका विषय था डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, या असमानता के उद्गम पर विवेचना। इसमें उसने यह विचार व्यक्त किया कि सीधे साधे मनुष्यों के हृदयों में किस प्रकार घमंड, लालच और स्वार्थ ने अपना स्थान बनाया है और उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों ने खेतों के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण कर दिया है और निर्बलों को अपना दास बनाने के लिए बाध्य कर दिया है। यही वह रहस्य है जिससे मानव की गिरी अवस्था और उसकी समस्त विपत्तियां उत्पन्न हुई हैं। ऐसा रूसो का मानना था। रूसो ने अपने जीवन में असमानता को देखा था। गरीबी, अमीरी को बहुत ही अच्छी तरीके से उसने महसूस किया था। अतः उसने यह माना कि सामाजिक दोषों का कारण बहुत सीमा तक यह असमानता है। उसने बताया कि मानव समाज में 2 प्रकार की असमानताएं हैं। प्रथम, प्राकृतिक, जैसे कुछ लोग आलसी हैं, कुछ क्रियाशील हैं, कुछ मंदबुद्धि हैं, कुछ तेजस्वी हैं। और द्वितीय, समाज द्वारा व्युत्पन्न है, जैसे एक वर्ग को ही पढ़ने और नौकरी पाने का अधिकार है, दूसरे को नहीं है। पहले की असमानता स्वीकार की जा सकती है क्योंकि उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, परंतु सामाजिक असमानता को रूसो के अनुसार दूर किया जा सकता है। अर्थात पढ़ने की, नौकरी पाने के अधिकार, ये सामाजिक असमानता का हिस्सा थी। तो इस सामाजिक असमानता को रूसो के अनुसार दूर किया जा सकता था। उसने इस प्रकार की असमानता को प्रकृति के विरुद्ध माना था। रूसो ने सामाजिक संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन किया है। रूसो की धारणा थी कि मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ समय वह था जब निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। संपत्ति से ही समाज में लालच, दुराचार और संकीर्ण महत्वाकांक्षा का उदय हुआ है। इसी से
विश्व में युद्ध का जन्म हुआ है। अतः यह आर्थिक विषमता का मुख्य घोर विरोधी था। वह कहता था, कोई मनुष्य इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले, और कोई मनुष्य इतना निर्धन भी नहीं होना चाहिए कि वह अपने आप को बेच दे। अर्थात आर्थिक असमानता का वो बहुत ही प्रखर विरोधी था। आधुनिक शिक्षाविदों ने रूसो की कृति एमिल से बहुत से विचार ग्रहण किए हैं। रूसो का विश्वास था बच्चों को अपने भाव और विचार बहुत आज़ादी से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार शिक्षा में नैतिक मूल्यों का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। बालकाल में ही सदाचार, विश्वास, नैतिकता, प्यार, सहिष्णुता जैसे गुणों की ओर बच्चों को आकर्षित किया जाना चाहिए। उसने कृत्रिम शिक्षा का विरोध किया। उसके अनुसार बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि बड़े होने पर उनके काम आए, ना कि ऐसी शिक्षा कि बड़े होने पर वे उस शिक्षा को ही भूल जाएं। उसने लैटिन और ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं के अध्ययन का विरोध किया। धार्मिक शिक्षा संबंधी रूसो के विचार हम पाते हैं चर्च विरोधी थे। वह बालक को तब तक धार्मिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था जब तक युवा होकर उसमें तार्किक ज्ञान का विकास न हो जाए। 1762 में रूसो ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित की। विश्व में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक या पुस्तक उसकी इस वाक्य से प्रारंभ होती है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है या उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने लिखा कि आदिम काल में मनुष्यों को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव प्राप्त था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसने अपने अधिकारों का परित्याग करके एक संवेद शक्ति गठित करने के लिए समझौता किया और राज्य जैसी संस्था का जन्म हुआ। वस्तुतः संपत्ति के विकास ने राज्य के जन्म की आवश्यकता अनुभव कराई। व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा के पद का गठन हुआ। रूसो ने एक ऐसे आदर्श राजा की कल्पना की जो समाज में संपत्ति की रक्षा करे और व्यक्ति उसके लिए थोड़ी सी स्वतंत्रता का ही त्याग करे, ना कि अपनी पूरी स्वतंत्रता का त्याग करे। रूसो का विचार था कि राज्य का जन्म सत्ता और उन लोगों के बीच में एक इकरारनामा था जिन्होंने इसका निर्माण किया। इस तरह सत्ताधिकारी, यहाँ तक कि राजा भी जनता के प्रतिनिधि ही हैं। इसलिए रूसो ने कहा कि जैसे ही जनता के प्रतिनिधि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भाव में हस्तक्षेप करने लगे, जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन्हें बदल दे। वास्तव में रूसो ने निरंकुश राजतंत्र पर भीषण प्रहार किया तथा राजा के देवी अधिकारों का खंडन करके सामाजिक समझौते की स्थापना की। उसने बताया कि जनतंत्र ही शासन प्रणाली का आदर्श रूप है। निसंदेह रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उल्लेखनीय सफलता मिली। इतिहासकार कैटलबी के मत में रूसो की सामाजिक संरचना की रचना शैली इतनी सशक्त और कल्पनापूर्ण है तथा इसके तर्क इतने अकाट्य थे कि पीड़ित और निराश व्यक्ति इसकी ओज की आग में विरोध में प्रोत्साहन, वचन में आशा और शब्दावली में हथियारों के दर्शन करते हैं। तो कैटलबी ने जो इसका आकलन किया है, जब हम रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ते हैं या पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं। रूसो ने प्राकृतिक स्थिति की ओर लौटने की बात करके समाज की कृत्रिमता पर प्रहार किया। रूसो को प्राकृतिक मानव से गहरा लगाव था। उसकी मान्यता थी कि प्रारंभिक युग में मनुष्य एक भद्र पुरुष के समान था, अनेक गुणों से संपन्न था, परंतु बाद में घमंड, लालच और स्वार्थ ने उसे पथभ्रष्ट कर दिया। रूसो की राय में जब लोग आदिमकालीन प्राकृतिक दशा में रहते थे, तब उन्हें आज की अपेक्षा अधिक समानता और सुख प्राप्त था। उसने सब लोगों को ये सलाह दी कि आप लोग या सारे लोग सरल जीवन की ओर लौट चलें। इतिहासकार हॉलैंड रोज ने लिखा है,
रूसो पहला व्यक्ति था जिसके सामाजिक सतयुग की प्राप्ति की आशा ने मनुष्य के हृदय को उत्तेजित किया, लोगों के हृदय को हिलाया ना कि मस्तिष्क को, और एक सुखपूर्ण प्राचीन युग का चित्र खींचा ना कि बौद्धिक पूर्णता प्राप्त भविष्य का। रूसो ने एक और तो मनुष्य का ध्यान समाज में व्याप्त असंतोष की ओर आकर्षित किया और बताया कि यह कुलीनों के कारण है। तो इसी के साथ साथ उसने जादू भरे प्रभावशाली शब्दों की सहायता से जनता को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया था। वोल्टेयर ने तर्क को अपनाया जबकि रूसो ने भावना रूपी चीते को खुला छोड़ दिया था। उसकी पुस्तकों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मानव आर्थिक समानता के उस प्राचीन स्वर्णिम काल को, जिसको अपनी मूर्खता के कारण भूल गए थे, आसानी से पा सकता था और उसे यथार्थ की कोई पहचान नहीं थी। जो भी हो, हम यह जानते हैं कि रूसो ने एक रूढ़िवादी समाज को उद्वेलित कर दिया था। उसने जनता की सार्वभौमिकता और नागरिकों की राजनीतिक समानता का विचार रखकर यूरोप के निरंकुश राज्यों की जड़ों को खोखली कर दिया था। रूसो ने सार्वभौम सत्ता को जनता में निहित बताकर राजनीतिक दर्शन को जो नई दिशा प्रदान की, उससे तत्कालीन नरम विचार वाले चिंतक भयभीत हुए। यह ठीक है, उसने क्रांति की बात नहीं की, किंतु तत्कालीन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नकार कर उसने क्रांति का मार्ग तो प्रशस्त कर ही दिया था। किसी एक व्यक्ति या संस्था में विश्वास प्रकट न करके उसने मानव मात्र में आस्था प्रकट कर दी थी। सभी व्यक्तियों को उसने स्वतंत्र और समान माना था। इसलिए फ्रांस की क्रांति के नारे समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व उसी के विचारों से प्रेरित हैं। क्रांति के समय उसी के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा, ऐसा हम देखते हैं। नेपोलियन ने सत्य ही कहा है कि रूसो का जन्म नहीं हुआ होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति का होना भी असंभव था। अर्थात नेपोलियन द्वारा कहे गए इन शब्दों से रूसो की महत्ता पता चलते कि रूसो के विचार कितने महान थे और किस प्रकार से उन्होंने फ्रांस की जनता को प्रभावित किया था। क्रांति की अवधि का सबसे शक्तिशाली नेता रॉबस्पियर रूसो को मसीहा और सामाजिक संविदा को पवित्र ग्रंथ की तरह से मानता था। इस प्रकार रूसो अशांत आत्माओं का अमर अपवाहक था। जिस किसी को ये शक हो कि उसे गलत समझा जा रहा है और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उसका प्रवक्ता, आत्म अभिव्यक्ति के नए स्वच्छंदतावाद का दार्शनिक, संतोष का मसीहा, लौकिक मुक्ति का अग्रदूत, धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य के आगामी युग का वेतालिक रूसो बन गया था। थैंक यू वेरी मच।